हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के प्रयास, एक्चुअली यह एक जरूरी टॉपिक है। जो हमने पढ़ा था ना कि कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन स्टेट, उसी से एफिलिएट होकर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य में औद्योगिक पिछड़ापन के कारणों की चर्चा करते हुए इसको मिटिगेट करने के लिए, राज्य को औद्योगिक रूप से विकसित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की आलोचनात्मक समीक्षा करें या समीक्षात्मक व्याख्या करें, ऐसी चीजें पूछी जा सकती है। तो जब दो टॉपिक एक में मिला के पूछेगा तो ऑब्वियसली इसको वहां पे अटैच कर देना, लेकिन जब अलग से पूछेगा कि राज्य को औद्योगिक रूप से विकसित करने में सरकार के द्वारा पिछले 1.5-2 दशकों में उठाए गए कदमों की समीक्षा करें, तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन और जो भी नीतियां लाई गई हैं सरकार की, उसमें फैक्ट्स वगैरह डाल के आपको चीजों को लिखना है। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें कुछ समझने समझाने वाली बात है नहीं, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस मॉडल आंसर को ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। इसमें फैक्ट्स वगैरह हैं, कुछ आपको वो याद करने हैं, ठीक है, नीतियां याद करनी है। थोड़ा ये कॉन्सेप्ट से ज्यादा जो है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, फैक्चुअल ज़्यादा है। तो पहले यदि सेपरेट ये पूछ रहा है तो ऑब्वियस भूमिका लीक होगी कि राज्य सरकार की अनदेखी, केंद्र सरकार की माल ढुलाई की समकारी नीति, आधारभूत संरचना की कमी, व्यापक पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार आदि अनेक कारणों से है जो है बिहार अभी भी इंडस्ट्रियल रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हटाने, इसको मिटिगेट करने के लिए, इसको विकसित करने के लिए, औद्योगिक रूप से विकसित करने के लिए सरकार द्वारा कदम नहीं उठाए गए हैं। अनेक कदमों के द्वारा सरकार जो है इसको विकसित करने का प्रयास करी है, जो कदम निम्नलिखित हैं। इसके साथ इसमें कुछ और ऐड मैंने ये लिखा है कि अभी भी जैसे राज्य की 80% जनसंख्या जो है कृषि और संबंधित कार्यों में संलग्न है, और राज्य सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 3 उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला फूड प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा इथेनॉल प्रोडक्शन और चौथा जो है टेक्सटाइल उद्योग। तो इन सारी चीज़ों के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं जो निम्न हैं। सर्वप्रथम 2003 में हुआ क्या था कि ईरानी समिति के रिकमेंडेशन पे राज्य सरकार ने कहा था कि भैया हम औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं और जो हमारी बढ़ती जनसंख्या है इसको रोजगार प्रदान करना, जो युवा है अभी राज्य की मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राज्य की जनसंख्या है, आबादी है, ये 25 से बिलो वाले सबसे अधिक इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या है राज्य की आबादी में। तो इतनी बड़ी युवा आबादी को रोजगार देना जो है एक अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, और ऑब्वियस जो है सरकारी विभाग इसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो मतलब रोजगार जनरेशन के लिए इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़रूरी है। इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2003 में हुआ क्या था, ईरानी समिति गठित की गई थी और इसी के रिकमेंडेशन पे औद्योगिक नीति लाई गई सरकार के द्वारा। लेकिन उस समय क्या था, बिहार की स्थिति आप 2003 में समझिए। अभी 2000 में पार्टीशन हुआ था, झारखंड सेपरेट हुआ था। जो भी ग्रॉस वैल्यूएशन वाला जो भी संसाधन था, संसाधन रिच इंडस्ट्री थी या क्षेत्र था, सारी चीज़ें चली गई लगभग 80% झारखंड में और मात्र 20% ही बिहार में रह गई। तो बिहार वैसे ही जो कभी संसाधन रिच था वो संसाधन रूप से गरीब हो गया। इसके साथ साथ अभी भी व्याप्त भ्रष्टाचार भी बहुत मतलब व्यापक पैमाने पे अवेलेबल था। रेड टेपिज्म, दैट मीन्स प्रशासन में लाल फीताशाही थी। लाल फीताशाही मैं प्रीवियस वीडियो में समझा दिया हूं, अभी भी समझा देता हूं कि जो फाइल्स होती है ना, फाइल्स का मूवमेंट होता है किसी भी कार्य को लेके। मान लीजिए कि फाइल जनरेट हो रही है, मान लीजिए कि आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो उसके लिए लैंड एक्वायर करना होगा, तो वो लैंड की फाइल ही एक्वायर करने का जो प्रोसेसिंग है वो कई सालों तक चलता था। तो इसको बोलते हैं रेड टेपिज्म, कि जो ऑफिशियल कार्य होते हैं ना वो बहुत धीरे धीरे स्लो पेस पे होते हैं, कछुए की चाल से होते हैं। तो इसको लाल फीताशाही जो है पढ़े लिखों की भाषा में बोला जाता है। तो इन सारी चीजों के एक्यूमुलेटिव इफेक्ट के कारण जो 2003 की औद्योगिक नीति थी उसका प्रतिफल जो है सही प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ, और उसमें जो व्याप्त कमियां थी उसको सुधारने के लिए राज्य सरकार संशोधन के साथ एक और नीति लाती है, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006। तो देखिए मैं यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी बता रहा हूं कि जो नीतियां बनाई गई है ना सरकार के द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन को लेके, तो जो प्रीवियसली उसकी नीतियां थी, अर्थात जो पूर्व में नीतियां बनाई गई थी उसके कमियों को दूर करते हुए उस नई नीति लाई जा रही है। ठीक है, मान लीजिए 2003 की जो नीति थी उसमें जो व्याप्त कमी थी उसको दूर करके, उसको संशोधित करके फिर 2006 में लाई जा रही है, फिर 2011 में लाई जा रही है, फिर 2016 में लाई जा रही है। तो ऐसी चीजें, ये क्रोनोलॉजी याद रखना। ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है कि जो प्रीवियस नीति थी, जो मतलब पूर्ववर्ती नीतियां थी, उसकी कमियों को दूर करते हुए सरकार नई नीति लाती गई और राज्य को औद्योगिक
रूप से विकसित करने का प्रयास करती रही। ठीक है, इतना क्रिस्टलन क्लियर है। अब बात कर लेते हैं औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006। तो ऑब्वियस जो नीति लाई गई उसका कुछ टारगेट होगा, कुछ लक्ष्य के साथ लाई गई होगी 2003 की कमियों को दूर करते हुए। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहला बात कि निवेशक जो है लॉलेसनेस की स्थिति थी। आपको पता है यदि आप 90 के दशक के हो तो रात के 6 बजे के बाद ऐसा होता था कि अगर घर का कोई सदस्य बाहर रहता था तो सब लोग भगवान को गुहारते थे, भगवान के आगे प्रार्थना करते थे कि भैया हमारा ये फलाना सदस्य, हमारे माता पिता जो बाहर है, हमारा भाई बहन जो बाहर है वो सही सलामत आ जाए। ठीक है, लड़कियों को तो बाहर निकलने का तो कोई सिचुएशन ही नहीं था। और नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो लॉलेसनेस की स्थिति थी, इसको मतलब इन्होंने काफी हद तक दूर कर दिया। अभी जो है सिचुएशन खराब हो रही है फिर से, कुछ भी राजनीतिक मजबूरी हो वो अलग बात है, हम पढ़ने के लेवल पे देख रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन ये सारी चीजें मतलब दूर करोगे तभी तो कोई निवेशक आएगा, कोई बढ़िया। अगर आपके यहाँ इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा और अभी कोई कहे आपसे आप अरबपति हो, अभी आपसे कोई कहे कि जाके पाकिस्तान में इंडस्ट्री सेटअप करो, जाके अफगानिस्तान में इंडस्ट्री सेटअप करो, आप जाके सेटअप करोगे? नहीं सेटअप करोगे, क्योंकि वहाँ की कानून व्यवस्था जो है काफी ज्यादा जर्जर है। कोई कहेगा जाके यूक्रेन में इंडस्ट्री सेटअप करोगे, करो तो नहीं करोगे ना, क्योंकि वहां भी अभी यूक्रेन जो है लड़ाई के आग में चल रहा है। तो ये सारी चीजें बिहार में व्याप्त थी, लॉलेसनेस की स्थिति थी। तो सरकार ने इस लॉलेसनेस की स्थिति को सुधारा और रेगुलेटरी जो भी प्रशासनिक संस्थाएं थी, पुलिस विभाग था, उस सब में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उसको दूर करने के काफी सारे प्रयास किए। और देशी और विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करना जो है इसका लक्ष्य था। साथ में जो छोटे और लघु मध्यम उद्योग होते हैं ना, बिहार में इनकी संख्या ज्यादा है, तो सरकार इसको प्रोत्साहन करने के लिए भी इस नीति के अंतर्गत एक लक्ष्य रखा था। और जो बंद उद्योग थे, जो रुग्ण उद्योग थे, रुग्ण उद्योग का मतलब जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, भगवान भरोसे चल रहे हैं, तो उसको रेजुवेनेट करने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए सरकार जो है इस नीति के तहत एक्युमुलेटिव लक्ष्य के साथ आती है। और इसका एक मुख्य प्रावधान यह था कि उद्योग स्थापन के लिए 200 करोड़ रुपए की निधि से भूमि बैंक, जो लैंड बैंक होता है ना, उसकी स्थापना की गई। क्योंकि नए उद्योग की स्थापना के लिए ऑब्वियस आपको लैंड एक्विजिशन चाहिए, जगह चाहिए, तो इसके लिए भूमि बैंक की स्थापना करी गई 200 करोड़ रुपए के साथ। नए उद्योग स्थापित करने वाले उद्योगपतियों से 7 वर्षों तक किसी भी प्रकार का कर न लेना, उद्योगपतियों को लुभाने के लिए, तथा विद्युत शुल्क आदि की काफी सारी छूटें दी गई। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 में क्या क्या प्रावधान थे, सरकार का क्या क्या लक्ष्य था। अब आपके मन में ये सवाल कौन देगा ऑब्वियस कि क्या ये अपने लक्ष्य को सही साध सकी, इसका संधान कर सकी? तो बिल्कुल नहीं। अभी भी जो प्राकृतिक आपदा है, जो नेचुरल डिजास्टर था, आप नॉर्थ बिहार में देखोगे, देखिए कभी भी कोई इंडस्ट्री सेटअप करोगे ना तो कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं सेटअप कर सकते हो जाके। यदि नॉर्थ बिहार का ऑब्वियस यदि कोसी बेल्ट है वहां पे जाके कोई क्या इंडस्ट्री सेटअप करोगे? नहीं करोगे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं जाएगा। पूछो क्यों? कि मान लीजिए कि साल का जो रेनी सीजन है, जो बरसात का वर्षा ऋतु है, उसमें मान लीजिए 3 महीना जो है बाढ़ आ जा रहा है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें खत्म हो जा रहा है, रोड पे पानी रह रहा है, तो आप कैसे ट्रांसपोर्टेशन करोगे? आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये पेन बना रही है आपकी कंपनी, इस पेन को सेल आउट करने के लिए मार्केट तक रीच चाहिए ना, तो मार्केट तक इसकी रीच ही नहीं हो पाएगी, तो ये कहां से? क्योंकि रीच किससे होगा? सड़क संसाधन से होगा, सड़क मार्ग से होगा, और सड़क मार्ग जो है टूट गया है, बाढ़ में ये हो गया, तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो है। इसके साथ साथ अभी भी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था राज्य का उस लेवल का नहीं अपग्रेड हो पाया था, और व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से यह नीति जो है पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। ठीक है, इसके साथ आगे सरकार क्या करती है? इस नीतियों में जो व्याप्त कमियां थी, जैसे आधारभूत संरचना में सुधार, जो सरकार में या प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार थी उसको दूर करना, नेचुरल डिजास्टर को मिटिगेट करना, इन सारे प्रयासों के साथ, इन सारे रिफॉर्म के साथ और कुछ ज़्यादा छूट के साथ कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो है बिहार में उद्योग सेटअप करना चाहता है तो ये छूटें दी जाएंगी। इसके साथ जो है 2011 नीति लाती है बिहार राज्य औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011, माय डियर फ्रेंड। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे बताया मैंने 2006 की नीतियों की खामियों को दूर किया। देखिए चीज़ों को, टॉपिक को जब आप समझ के पढ़ोगे, मेरा उद्देश्य यही है कि आपके थॉट प्रोसेस को क्लिक करना। ठीक है, तो आप आराम से इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। और एक और रही बात कि ये जो
फैक्ट्स हैं, इसको बस याद करना है। कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ गया तो फैक्ट्स जो है आप आराम से याद कर लोगे। और मेंस की सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के जैसे एग्जैक्ट फैक्ट नहीं याद करना होता है, लगभग में आप राउंड फिगर याद करके चलना होता है और उसको आप आंसर राइटिंग में डाल के आप आंसर राइटिंग को इनहेंस कर सकते हो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इसके मुख्य प्रावधान निम्न है। 2011 की नीति के अनुसार इस नीति के अंतर्गत जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन शुल्क था ना, तो पहले पैसा लगता था, उसमें 100% की छूट दे दी गई सरकार के द्वारा। और इसके साथ साथ चूंकि हमने देखा कि 2006 की नीतियों के फेलियर्स का जो मुख्य कारण था वो आधारभूत संरचना की कमी थी, तो वैश्विक लेवल पे इंटरनेशनल लेवल का जो मैन्युफैक्चरिंग माफ कीजिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बिहार में लाने की कोशिश करी गई और आधारभूत संरचनाओं की कमियों को दूर करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई और विकास किया गया। मतलब रोड बनाया गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसके साथ साथ बिजली की व्यवस्था करी गई, बढ़िया से पानी की व्यवस्था करी गई, जो भी इंडस्ट्री के बेसिक रिक्वायरमेंट है सबकी व्यवस्था करने की कोशिश करी गई सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय निवेश आकर्षण जो है ऑब्वियस सरकार का इसका मुख्य उद्देश्य था। उद्योग और विकास योजनाओं के लिए इसमें भी लैंड बैंक की स्थापना करी गई और यह नीति 2016 तक जो है कार्यरत रही। और इसमें फिर 2016 तक देखा गया कि ठीक है, हमने आधारभूत संरचनाओं में काफ़ी सुधार कर लिया, हमने करप्शन को भी काफ़ी मिटिगेट कर दिया, हमने लाल फीताशाही को भी काफ़ी हद तक कम किया। तो अब निवेश को आकर्षित करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए कि ताकि जो देशी निवेशक हैं या विदेशी निवेशक हैं वो हमारे राज्य में आकर्षित हों और आके अपना इंडस्ट्री सेटअप करें। तो इन्होंने लाया बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, अन्य प्रोत्साहन नीति, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, उसमें कई सारे डायमेंशन थे। यहाँ पे निवेश संवर्धन नीति की बात करी जा रही है, इन्वेस्टमेंट की बात करी जा रही है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो इसका मुख्य टारगेट, आप हेडिंग से आपको पता चल गया होगा कि इसका मुख्य टारगेट क्या था, इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। इसके अंतर्गत निवेश के माहौल को सुधारने की कोशिश की गई और राज्य में सरकार द्वारा 15% की औद्योगिक विकास दर को प्राप्त करने का इसका लक्ष्य भी घोषित किया गया। इसके साथ साथ इसमें जो हाई टेक्नोलॉजी है, उन्नत प्रौद्योगिकी है वैश्विक लेवल पे, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करी गई। स्किल डेवलपमेंट पे मतलब स्किल डेवलपमेंट में जोर दिया गया। तो मान लीजिए कि कोई IT फॉर्म आ रही है बिहार में, तो उसको लेबर कैसे चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, पढ़े लिखे लेबर चाहिए, तो स्किल डेवलपमेंट पे सरकार फोकस करने लगी। तथा निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए कम से कम 25 एकड़ और सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों हेतु न्यूनतम 3 एकड़ जमीन जो है सुनिश्चित की गई सरकार के द्वारा अंडर बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016। तो इसमें करना क्या है आपको, देखिए ये शॉर्ट जो भी नीतियां हैं उसको लिख लो, उसका मेन पॉइंट, ये तो मैंने डिस्क्रिप्टिव वे में लिख दिया ना, इसे आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको काफ़ी कंसाइज करने का मैंने कोशिश करा, तो ऐसे डिस्क्रिप्टिव वे में इसको लिख दिया। तो इसको पॉइंट वाइज भी लिखोगे तो थोड़ा ज़्यादा इसको अट्रैक्टिव लगेगा यदि अलग से आपको लिखना है। और शॉर्ट नोट्स भी वैसे ही बनाना है, पॉइंट वाइज बनाना है कि फलाना फलाना नीति है और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, ठीक है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा दिया कि एटलीस्ट 2011 तक जो भी नीतियाँ थी अपने पूर्ववर्ती नीतियों के कमियों को, खामियों को दूर करते हुए सरकार द्वारा लाई जाती है औद्योगिक विकास के लिए। और फिर 2016 में निवेश को संवर्धित करने के लिए कि हमारे यहाँ ज़्यादा निवेश हो, ये नीति लाई जाती है बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति 2016। अब बिहार स्टार्टअप नीति आ जाती है 2017 कि भैया देखिए हमारे यहाँ बिहार में या अभी भी इंडिया में जो है सरकारी नौकरी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट माइंड को कम प्रेफरेंस दिया जाता है अमेरिका के जैसे। अमेरिका में कोई जाके पूछोगे यदि किसी ग्रेजुएट से कि क्या करना है या कोई अंडर ग्रेजुएट है तो मुझे ये इंडस्ट्री सेटअप करना है, मुझे IT सेक्टर में कमाना नाम करना है, ये सोसाइटी में ये दिक्कतें हैं इसको दूर करने के लिए मुझे टेक्नोलॉजी लानी है, ये सब बच्चे बात करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कि ग्रुप डी का भी नौकरी मिल जाए किसी भी स्तर, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संसाधन उस तरीके का व्याप्त नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम उस तरीके का मतलब वर्ल्ड लेवल का नहीं है। तो और कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों के द्वारा हमारी गुलामी का पीरियड रहा है ना, इतना लंबा पीरियड, तो अंग्रेजों के समय जो सरकारी ओहदे का वैल्यू था वो अभी भी 70 सालों से 72 सालों से सस्टेन होते आ रहा है। तो लोग सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ग्रुप डी में भी रहे, चपरासी भी रहे, तो उसको ज़्यादा मान प्रतिष्ठा मिलती है कि फलाना विभाग में ये ग्रुप मतलब चपरासी है या 4th लेवल का कर्मचारी है, ठीक है। और वहीं अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है तो उसका थोड़ा सा कम वैल्यू रहता है। ये सोसाइटी का टेम्परामेंट है, सोचने का थॉट प्रोसेस है, ठीक है। तो स्टार्टअप कैसे करा जाए, युवाओं को या किसी भी निवेशक को ऐसे कैसे अट्रैक्ट किया जाए कि वो नई नई इंडस्ट्री सेटअप करे, जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित इंडस्ट्री सेटअप करे राज्य में। तो इसलिए बिहार स्टार्टअप नीति 2017 लाई जाती है माय डियर फ्रेंड। इसके द्वारा
इनोवेशन और इनोवेशन आधारित उद्योग की स्थापना के लिए जोड़ देना जो है इसका लक्ष्य है इस नीति के द्वारा। इसके तहत राज्य सरकार युवा उद्यमियों को अपना खुद का उद्यम शुरू करने के लिए 500 करोड़ की शुरुआती कोष की स्थापना करी कि कोई व्यक्ति, कोई युवा, कोई यूथ यदि अपना इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, अपना स्वरोजगार करना चाहता है, तो इस कोष से जो है पैसा लेके अपना इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ सकता है। इस प्रयास के साथ स्टार्टअप को सीड, कोई अभी तक कोई ऐसा स्टेट नहीं था कि जो अपने स्टार्टअप को सीड फंड दे, मतलब प्रोत्साहन दे, क्योंकि स्टार्टअप फेलियर के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं शुरुआत में। लेकिन बिहार जो है ऐसा करके स्टार्टअप को सीड फंड देने वाला पहला राज्य था। सीड फंड का मतलब, मान लीजिए हम शुरुआती लेवल पे हैं, स्टार्टअप हैं, तो उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सीड फंड। काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि ये स्टार्टअप सफल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो असफल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो नई स्टार्टअप नीति 2017 में जो है 10 साल के लिए 10 लाख रुपए का ब्याज रहित ऋण देने की व्यवस्था करी गई स्टार्टअप्स को। इसके तहत बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना, शैक्षिक व्यवस्था को उद्यम आधारित बनाना, पर्यावरण अनुकूलन और प्रतिभा आधारित उद्योग को बढ़ावा देना जो है इसका प्रमुख लक्ष्य जो है रखा गया था सरकार के द्वारा। ये सारी चीज़ें आप फैक्ट्स हैं, आप याद कर लेना। इसके साथ साथ सरकार जो है मोरल बूस्ट करने के लिए और औद्योगिकीकरण के पक्ष में एक माहौल बनाने के लिए एक नारा दिया, हमारा विजन, मिशन और रणनीति का नारा दिया, ठीक है, तथा स्टार्टअप बिहार नामक एक समर्पित पोर्टल की भी स्थापना करी, शुरुआत करी। तो ये काफ़ी डायनेमिक अप्रोच था बिहार स्टार्टअप नीति 2017, ठीक है। इसका एक एक फैक्ट्स जो है, फिगर जो है आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हमने शुरुआत में बताया था ना कि बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार टेक्सटाइल, इथेनॉल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट 3 ऐसे इंडस्ट्री एरिया हैं जहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे जो मतलब क्या कहा जाता है, लक्ष्य साध सकते हैं, और इस सेक्टर में बिहार जो है ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तो इथेनॉल प्रोत्साहन को भी ज़्यादा इसमें प्रमोट करा गया, और इसके लिए स्पेशल लाई गई इथेनॉल उत्पादन, इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। आपको पता होगा कि राज्य जो है मेज अभी 60 टन प्रति हेक्टेयर जो है 60 लाख टन से अधिक मक्के का उत्पादन करके इसने यूएसए को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि यह यूएसए जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता था, लेकिन अभी ये यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया है राज्य। अभी प्रीलिम्स के लिए आपने फैक्ट्स पढ़ा होगा, तो उसमें ये फैक्ट जरूर पढ़ा होगा। और आपको पता होगा कि राज्य जो है गन्ना उत्पादन में, मतलब चावल प्रोडक्शन में, स्पेशली यदि टूटे चावल की बात करें, क्योंकि चावल प्रोसेसिंग ज़्यादा होती है, तो चावल उस दौरान जो टूटते हैं तो उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। मक्का उत्पादन में, आदि फसलों के उत्पादन में अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पे इथेनॉल, और इथेनॉल के लिए ये कच्चे माल के रूप में यूज होते हैं। तो इथेनॉल जो उत्पादन यूनिट है यहाँ पे अगर सेटअप हो, तो उनके प्रफुल्लित होने के, आगे बढ़ने के, फलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके लिए इसको प्रमोट करने के लिए इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 लाई जाती है। इस नीति के तहत जो सक्षमकारी वातावरण है, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करी जा रही है जिसमें इथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट जो है आगे बढ़े। निर्माण और वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा राज्य में सिर्फ ईंधन स्तर के इथेनॉल उत्पादन के लिए ग्रीनफील्ड इथेनॉल विनिर्माण इकाइयों के निवेश को बढ़ावा देने और वित्तीय प्रोत्साहन देने का जो है लक्ष्य इसमें शामिल था। और सरकार जो है आने वाले समय में इसके लिए 4000 एकड़ जमीन की उपलब्धता और 6000 करोड़ का निवेश जो है इसने प्रस्तावित किया है कि कोई आए तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें उसको लाभ के तौर पे मिलेंगी। इसी के साथ इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया है। इसके साथ साथ एक और पॉलिसी लाई गई, प्लग एंड प्ले इनिशिएटिव। मतलब 2022-23 के जो बजट में सबसे ज़्यादा प्रमुख ये मुद्दा उभर के आया था, प्लग एंड प्ले। अब एक्चुअली आप समझो प्लग एंड प्ले क्या होता है। मान लीजिए कि आपके घर में एक मतलब वो लगा है, बोर्ड लगा है, तो वो सारी चीज़ें पहले से सेटअप रहती हैं, उसमें बिजली प्रवाहित होता है, सब कुछ लगा होता है, बस आपको ले जाके अपना चार्जर लगा देना होता है, आप फ़ोन चार्ज करना शुरू कर देते हो। तो प्लग एंड प्ले इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, छोटा या बड़ा, तो उसके लिए ऐसा माहौल तैयार करके दिया जाए, इंडस्ट्री के लिए जो बेसिक आधारभूत संरचनाएं होती हैं पहले से ही सेटअप कर दिया जाए सारी चीज़ें, और कोई जाए बस अपना यूनिट लगाए और काम करना शुरू कर दे। तो इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले। पहले से जो भी आधारभूत संरचनाएं हैं इंडस्ट्री के लिए वहां पे अवेलेबल होंगी, बस आप जाओ अपना मशीन लगाओ और काम शुरू कर दो। इसी के मतलब
इसी पर आधारित आधारभूत संरचनाओं से युक्त क्षेत्र उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। इससे उद्योग स्थापना में लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑब्वियस, जब सारी चीजें रेडीमेड मिलेंगी तो बस आपको अपना यूनिट सेटअप करना है और काम करना शुरू कर देना है। सरकार जो है प्रति शेड 15 करोड़ रुपये जो है लगाएगी और ऐसे एक एक शेड का निर्माण करेगी। प्रमुख शेड का निर्माण किया जा रहा है भागलपुर सहकारिता स्पिनिंग मिल में, बेला इंडस्ट्रियल एरिया मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, कुमारबाग इंडस्ट्रियल एरिया पश्चिम चंपारण में, सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया बिहटा पटना में जो है ऐसे प्लग एंड प्ले वाले सेट जो है सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं प्रति सेट 15 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ। इसके साथ साथ एमएसएमई प्रोत्साहन को भी सरकार जो है ज़्यादा इसमें अपने लक्ष्य में शामिल करी हुई है। इसके लिए इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना सरकार के द्वारा शुरू करा गया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना डैट मीन्स MMUY। अब देखिए ये सारी चीज़ें आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो ना, तो यहीं से प्री में उठा के एनालिटिकल अप्रोच के साथ और फैक्ट के साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना कि कोई बेरोजगार महिला MMUY के तहत यदि नए उद्योग की स्थापना करना चाहती है तो 10 लाख की राशि सरकार उसे दे सकती है या सरकार से वो ले सकती है, जिसमें 5 लाख सब्सिडी राशि होगी, मतलब 5 लाख लौटाना ही नहीं है, और शेष 5 लाख जो है 7 साल में आपको लौटाना है, वो भी ब्याज फ्री लोन है ये। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ, ये अलग बात है कि आप जाओगे लोन लेने तो आपको संबंधित विभाग के द्वारा जो है आपसे पैसा मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये अभी करप्शन जो है व्याप्त है। फिर बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 आ रही है। देखिए इसमें हुआ क्या, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में जो मेन काम है, जो कोविड-19 के बाद इन्फ्लक्स हुआ था ना, लगभग 15 लाख से अधिक युवाओं का जो है इन्फ्लक्स हुआ, जो प्रवासी मजदूर थे उनका इन्फ्लक्स हुआ राज्य में। और उस समय हुआ क्या कि एकोमोडेट करने में सरकार जो है विफल हो गई। लेकिन सरकार जो है एक नीति अपनाई, स्किल मैपिंग की नीति, स्किल मैपिंग। ठीक है, कि ये जो प्रवासी मजदूर हैं अर्थात ये किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो स्किल मैपिंग अपनाई सरकार ने। तो स्किल मैपिंग करा तो इसमें पाया कि इसमें 80%, लगभग 80% ऐसे कामगार हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये 80% ही था ना, मैं एक बार कंफर्म हो लेता हूं ताकि, हाँ 70% था ये, 70% के बराबर 70% ऐसे कामगार हैं जिनको टेक्सटाइल क्षेत्र का काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। तो सरकार ने कहा क्यों ना टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए यहाँ पे प्रमोशन दिया जाए कि ये जो मतलब मेधा शक्ति है इन मजदूरों के पास, ये जो अनुभव है हम उनका उपयोग करें और टेक्सटाइल क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो इसके लिए बिहार स्टार्टअप नीति पॉलिसी 2022 लाया गया। इसमें भी सीड फंड के रूप में 10 साल के लिए, 10, इसको मिटा देता हूँ तो कहीं आपको मैस न लगे। ठीक है, 10 सीड फंड के रूप में 10 साल के लिए 10 लाख रुपए पर 0% ब्याज देने का प्रावधान है इसके तहत, सीड फंड के तहत। सीड फंडिंग के बाद भी यदि स्टार्टअप के लिए आपको स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए आपको किसी भी तरीके का सहायता चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, कौशल डेवलपमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें गाइडेंस चाहिए, तो सरकार इसके लिए भी जो है आपको प्रमोट करेगी, आपको सहायता देगी। ठीक है, महिला उद्यमी को सीड फंड के रूप में 50%, जबकि SC ST और दिव्यांगों के लिए 15% ज़्यादा रकम मिलेगी माय डियर फ्रेंड। इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा स्टार्टअप को 2 लाख रुपए तक का भी प्रावधान है। और इसमें मैं बताया ना कि निवेश को आकर्षित करने के लिए जो BIADA के तहत जमीन पर जो बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके तहत जमीन पर सरकार ने लीज रेट में कमी की है। और कोविड-19 के दौरान जो मतलब प्रवासी थे, इन्फ्लक्स थे, उन्होंने स्किल मैपिंग करी और देखा कि 70% कामगारों के पास टेक्सटाइल क्षेत्र का अनुभव है, तो टेक्सटाइल क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। और आपको बता दूं कि बेतिया में सरकार के द्वारा, जो कि पश्चिम चंपारण का मुख्यालय है, कलेक्टर वहीं पे बैठते हैं, बेतिया में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जो है घोषणा सरकार के द्वारा की जा चुकी है और इसके लिए प्रयास भी शुरू हो गए हैं। आदि अनेक उपाय जो है सरकार के द्वारा किए गए हैं। समय की अनिवार्यता है कि बदलते समयानुसार सरकार को नई नीतियों को लाना चाहिए। और जो आधारभूत संरचनाओं में जो हमने पढ़ा था, देखिए ये सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं। जब भी हम बिहार का इकोनॉमिक्स शुरू किए तो इन सारे मतलब टॉपिक में, जो भी टॉपिक हैं उस सब में एक दूसरे का डेटा यूज किया जा सकता है। ठीक है, यही है एक अच्छे स्टूडेंट्स का पहचान कि कम संसाधन में उसका अधिक से अधिक मैक्सिमम आउटपुट लेना ही आपकी सफलता सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो
और इकोनॉमी भी इसी पे बेस्ट है, सफलता भी इसी पे बेस्ट है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे कम पढ़ते हैं लेकिन अधिक रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, उनका रिजल्ट ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनको विषय की समझ है। और जैसे आप पढ़ रहे हो, बिहार इकोनॉमी में हमने जो भी 5-6 क्लासेस लिए हैं, आपने देखा कि सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो सबका डाटा एक दूसरे के मतलब इसका डाटा उसमें, उसका डाटा उसमें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा करने से बहुआयामी अप्रोच होता है आपके आंसर राइटिंग का, ठीक है। आई होप कि आपने समझ लिया। और अंततोगत्वा ये निष्कर्ष में मैं क्या कह रहा हूं, अनेक उपाय राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य को, सरकार को चाहिए कि बदलते समय अनुसार औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों का निर्माण करे जो अधिक समावेशी और व्यापक हो और जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का पूर्ण औद्योगिक विकास हो। तो आई होप कि मैं सारी चीज़ें, टॉपिक का डिमांड जो है मैंने आपको समझा दिया और आपको समझ में आ गया होगा। मेरा लक्ष्य यही है कि आप अधिक से अधिक चीज़ों को समझो और आसानी से समझो, तो मेरा जो प्रयास है वो सार्थक सिद्ध होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं शाम को आज की कक्षा के साथ। और जहाँ तक होगा आज शाम को मैं शेड्यूल जारी कर दूंगा कि हमें आने वाले 1 महीनों में या 15 दिन में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टारगेट करना है। और क्लासेस जो है कल से करंट अफेयर्स के मिलने भी शुरू हो जाएंगे। और फिर तब चलिए शुरू करते हैं। और नेक्स्ट संडे से जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू करवा देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।